नमस्कार। देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और चुनावी सरगर्मियां यहां काफी तेज है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर काफी पथराव हुआ कल। जिस गाड़ी में पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय बैठे थे, उस गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। विजयवर्गीय को हल्की चोटें भी आई हैं। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं तृणमूल जो है इन तमाम आरोपों से इनकार कर रही है। अब गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हैरान करने वाले हमले की नाटकीय तस्वीरें। एक के बाद एक गाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, शीशे चकनाचूर होते रहे। शीर्ष नेताओं कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल राय को भी चोट आई। बीजेपी नेता कोलकाता से 65 किलोमीटर दक्षिण डायमंड हार्बर जा रहे थे जब उन पर ये पत्थर और डंडे बरसे। काफिले में बाइक पर शामिल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा गया। नड्डा ने कहा, ये जंगल राज है। मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो माँ दुर्गा की कृपा से पहुँचा। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूँ क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। ये गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नष्टो नाबूद करना है। दिल्ली से कोलकाता तक इसकी निंदा के सुर गूंजे। गृह मंत्री ने इस सुरक्षा खामी को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि इसकी पुलिस जांच होगी, लेकिन उन्होंने ये भी जोर दिया कि बीजेपी ने नड्डा के लिए सुरक्षा नहीं मांगी थी। नड्डा चड्ढा हर कोई बंगाल आ रहा है। आप राज्य सरकार से इतने सारे लोगों को सुरक्षा देने के लिए नहीं कह सकते। मैं चुनौती देती हूँ, आपने राज्य को जानकारी नहीं दी, लेकिन जब समस्या हुई तो राज्य को दोष देने लगे। किसने पत्थर मारे? या फिर तुमने खुद प्लान बनाया, जैसे तुम लोगों ने विद्यासागर वाली घटना की योजना बनाई थी? मैंने पुलिस से जांच के लिए कहा है क्योंकि हम झूठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहां ये हमला हुआ वो डायमंड हार्बर कोलकाता से 60 किलोमीटर दूर है और तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी का क्षेत्र है। उन्होंने हुगली की एक रैली में कहा, जब लोग बीजेपी को पसंद नहीं करते तो वो क्या कर सकते हैं। बंगाल ये संस्कृति बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि हमने उन पर हमला किया। बीजेपी के नड्डा डायमंड हार्बर के गड्ढा में गिर गए। अगर लोग आंदोलित हैं तो ये उनकी गलती है। वैसे इस हमले के एक दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्रालय को लिखकर नड्डा की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। तब उन्हें काले झंडे दिखाए गए थे। घोष ने ऐसे कई हमले झेले हैं, हाल ही में अलीपुरद्वार और मुर्शिदाबाद में भी। लेकिन जब जेड श्रेणी की सुरक्षा में दरार पड़े तो इसे सिर्फ राजनीतिक टकराव कहकर टाला नहीं जा सकता। कोलकाता से मोनिदीपा बनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आज दुमका कोषागार मामले में जमानत पर सुनवाई होनी है, जिसमें उन्हें 7 साल की सजा सुनाई हुई है। लालू प्रसाद यादव को 3 मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। आज अगर उन्हें दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में भी बेल मिल जाती है तो उनके जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो जाएगा। लालू यादव ने आधी सजा काट लेने के आधार पर जमानत मांगी है। पिछली सुनवाई में सीबीआई ने उन्हें जमानत देने का विरोध किया था। चाणक्य को दे दिया, ये भी आरोप लगाया और उसके बदले उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में कांग्रेस नए तेवर में जुटती हुई नजर आ रही है। अहम बात यह है कि लखनऊ में प्रियंका गांधी के जो पोस्टर लगाए गए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि प्रियंका यहां पर भगवा रंग के कपड़ों में साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं। नए पोस्टर्स में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के पोस्टर भी लगाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी कार्यालय का कायाकल्प किया जा रहा है, जहां नए स्टेज और नए ग्राउंड भी तैयार किए जा रहे हैं। तो पूरी तरह से तैयारी में जुट चुकी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश के आने वाले वक्त में चुनाव के लिए।
बिहार की बात कर लेते हैं, जहां धान की सरकारी खरीद बहुत ही धीमी गति से चल रही है। भले ही इस बार धान की खरीद का लक्ष्य 30 लाख टन से बढ़ाकर 45 लाख टन कर दिया गया है, लेकिन नीतीश सरकार इस लक्ष्य को पा सकेगी, इस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया ने वैशाली जिले के कुछ किसानों से बात भी की। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी किसान कानून वापस लेने की मांग पर बने हुए हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के नेतृत्व में किसानों की तरफ से गुरुवार को लुधियाना के फिरोजपुर रोड पर रिलायंस स्टोर के बाहर प्रदर्शन किया गया। किसानों के मुताबिक नए कानून किसान विरोधी हैं और इससे कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचेगा। मार्केट का वैल्यू सरकार की वैल्यू से बहुत कम है। अच्छा। जिसके कारण नहीं बेच पा रहे हैं। सरकार अगर सुविधा मुहैया कराएंगे, पैस के माध्यम से हो या एफसीआई के माध्यम से हो, लागत मूल्य से अगर अधिक मिलता है तो हम बेच देंगे। कृषि का जो लागत है, कृषि का जो मूल्य है, ये भी नहीं, वो जो करता है शायद उतना भी निकल जाए वह मुश्किल से। इसलिए टोटल जो 2000 से 16 तक जो आया है ना, वो घाटे खेती है। करीब करीब आंकड़ा बता रहा है कि 50 लाख करोड़ रुपया किसान को लॉस हुआ है। खुले में रखा हुआ अनाज बर्बाद नहीं होगा? बर्बाद तो होगा ही। औने पौने में बेचना होगा लास्ट में हाँ, औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा। सरकार का घोषणा है 1866 रुपया, अब व्यापारी दे रहा है 1100 रुपये। पूरे लॉस है, पूरा फ्लड में मैंने दह गया सब। अभी भी आगे फसल भी नहीं होने जा रहा है, जो हुआ वो भी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है वो भी धान को। और माने आगामी फसल सब भी जा रहा है। अभी एक कट्ठा खेत भी खाली नहीं है, पानी से लोड है अभी। तो सरकार आपको कुछ सुविधा दिया है? कुछ नहीं मिला है। दवाई जो है अभी छिड़काव, वो 5000 रुपये 10,000 रुपये डिब्बा मिलता है, उसको बिना छिड़के हुए उपज नहीं होता है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। किसान जो है कि वहाँ से लाता है खरीद के, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। क्यों? जबकि आप कहते हैं कि अन्नदाता ही सब कुछ है। दूसरी बात, यह सरकार का नियम जो है कि गलत है। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। जो अभी कानून बना दिया है, इससे किसान कहाँ लेके कहाँ जाएगा? कागजी बातें तो बहुत सारी है कि हम किसान के लिए कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। चाहे अभी जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना में पैसा मिल रहा है या केसीसी मिल रहा है, सब चीज़ में कहीं ना कहीं दिक्कत है। जिनको जेनून में मिलना चाहिए वो सारे किसान को नहीं मिल पाता है। सभी का फायदा जो दलाल टाइप के लोग हैं उन्हीं को ज़्यादा मिलता है। जो चाहिए उस तरह का रेट हम लोग को मिल नहीं पा रहा है, इसलिए अब 12 रुपये 13 रुपये में कौन धान बेचेगा, इसीलिए मंडी में नहीं जा पा रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक शादी की। फिरोजाबाद में एक दूल्हा दुल्हन को शादी के दिन कोरोना हो गया। दुल्हन विदा होकर ससुराल तो आए, लेकिन बीमार दूल्हे की चंद दिनों में ही मौत हो गई। जांच हुई तो दुल्हन और ससुराल के 9 लोग कोविड पॉजिटिव निकले, जो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हैं। लड़की के दिल पर क्या गुजरी होगी, इस बात का अंदाजा भी लगाना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल है। आइए देखते हैं कमाल खान की रिपोर्ट। योगेंद्र की बारात धूम से निकली, शादी की खुशियां फिजाओं में बिखरती रहीं। जिंदगी का एक नया सफर एक नए हमसफर के साथ शुरू हुआ। इस नई जिंदगी के लिए उसकी आंखों में भी तमाम ख्वाब थे, और उससे ज्यादा ख्वाब उसकी नई हमसफर ब्रिजबाला की आंखों में। लेकिन क्या पता था कि जिसकी आज बारात आई है, अब उसकी अर्थी उठेगी। दुल्हन लेके घर आते ही उसमें कोरोना के लक्षण दिखे और देखते ही देखते गुजर गया। मैंने फ़ोन किया, सो मैंने कही पापा मैं शुक्राबाद जाऊंगा, सो वहाँ से दवा लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, घरे आ जाते तब जाते। कि नहीं, कि छोटे भाई को भेज दो, सो मैं इसके संग चला जाऊंगा। 2 तारीख को चले गए और 4 को मौत हो गई है 6 बजे। योगेंद्र की मौत से मानो सब पे आसमान टूट पड़ा हो। जिसने सुना उसका कलेजा मुंह को आ गया।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने योगेंद्र के घर वालों और 50 बारातियों का कोविड टेस्ट किया, जिसमें उसकी दुल्हन समेत 9 घर वाले पॉजिटिव मिले। सबको अस्पताल में भर्ती किया गया। 4 तारीख को उनकी मृत्यु की सूचना पर 5 तारीख को स्वास्थ्य टीम एका के द्वारा जांच का कैंप लगाया गया, जिसमें से 9 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्तियों को जिला अस्पताल फिरोजाबाद में भर्ती करा दिया गया। एक उनकी बुआ थी जो कि कासगंज की थी, तो उनको कासगंज के सीएमओ को लिख दिया गया है। महामारी के बीच शादी भी एक बड़ी चुनौती है। अब शादियों में सैनिटाइजर, मास्क वगैरह बांटे जा रहे हैं। दूल्हा दुल्हन भी मास्क पहन के शादी कर रहे हैं, लेकिन सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना मुश्किल होता है, क्योंकि हर शादी में सैकड़ों लोग दोनों तरफ से शामिल होते हैं। इसके अलावा टेंट हाउस, कैटरर वगैरह के लोग अलग। लेकिन एहतियात और बचाव के अलावा कोई चारा नहीं। ये बिल्कुल किसी बारात के शव यात्रा में तब्दील हो जाने की मिसाल जैसा है। इसीलिए इस मर्ज में बेइंतहा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है और एहतियात की भी। अगर ऐसा किया गया होता तो शायद ये नहीं होता। फिरोजाबाद में जितेंद्र, सरफराज वारसी और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो कोरोना ऐसी बीमारी है जिसमें बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। हरियाणा का जिक्र करते हैं, जहां प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को सरकार ने खोलने की तैयारी कर ली है। 14 दिसंबर से हरियाणा में बोर्ड कक्षाओं जिसमें 10वीं और 12वीं हैं, उसके लिए दिन में 3 घंटे के लिए स्कूलों को खोला जाएगा और 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए कक्षाओं की शुरुआत 21 दिसंबर से हो जाएगी। लेकिन इस दौरान कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा। फिलहाल देश प्रदेश में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।